हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनोड रेज की, बट उससे पहले एक क्विक रिकैप जो हमने अब तक पढ़ा है उसका। देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले डॉल्टन्स थ्योरी पढ़ी, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कहती थी कि एटम सबसे छोटा है। 1808 में डॉल्टन साहब आए। डॉल्टन ने क्या कहा कि एटम सबसे छोटा है, एटम से छोटा कुछ नहीं है। राइट। 1879 में थॉमसन ने देखा कि यार जब कैथोड रे चलती है तो उसमें कुछ ऐसा है जो एटम से भी छोटा है, कुछ ऐसा है जो एटम के अंदर से निकलता है। राइट। थॉमसन ने उस छोटी सी चीज की E/m निकाला। राइट। उस छोटी सी चीज का, उस छोटी सी चीज पे कितना चार्ज है और उसका मास क्या है, उसका रेशियो निकाला। ना उसे चार्ज पता था उस छोटी सी चीज पे, ना उसको मास पता था उस छोटी सी चीज का, बट उसे यह पता था कि अगर मैं उसके चार्ज और मास को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1.7 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। राइट। ये चार्ज बाय मास थॉमसन ने निकाला। उसी दौरान एक साइंटिस्ट और आए, मुलिकन ने क्या निकाल दिया, मुलिकन ने ई की वैल्यू निकाल दी कि उस छोटे से पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, उसका नाम लेते हैं, उसका नाम थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन रखा। अब हम उसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उस इलेक्ट्रॉन जिससे कैथोड रे बनी हुई थी, कैथोड रे कुछ और नहीं बच्चों, एक नदी है। जैसे नदी में अगर आप नदी को बहते हुए देखो तो क्या बह रहा है, वहां छोटे छोटे H2O बह रहे हैं। राइट। वो झुंड है H2O का जो आपको चलते हुए दिखता है, नदी की बात कर रहा हूं। वैसे ही कैथोड रे छोटे इलेक्ट्रॉन की नदी है। राइट। वो नदी है जिसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ओके। उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला मुलिकन ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, आगे बढ़ेंगे कभी। राइट। चार्ज निकालकर उसने बताया मुलिकन ने कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। राइट। E/m थॉमसन ने बता दिया, ई मुलिकन ने बता दिया, हमने क्या बता दिया, हमने m बता दिया। हमने उस छोटी सी चीज, उस छोटे से इलेक्ट्रॉन का मास बता दिया जो आया 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम। अगर किलोग्राम में रखेंगे तो -28 करेंगे हम। ठीक है बच्चों, मैं सही कह रहा हूं या नो, सॉरी, किलोग्राम। राइट। अगर ग्राम में रखेंगे तो -28 करेंगे। ओके। तो ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब आगे की कहानी सुनिए। इसके बाद हमारे सामने एक और क्यूरियोसिटी आ गई, एक और सवाल आ गया। वो सवाल ये था, बच्चों सोचो, मैं इसको हटा रहा हूं क्विक रिकैप को। वो एक सवाल ये था कि हम सबको पता था कि एटम न्यूट्रल है, एटम पे कोई चार्ज नहीं है। राइट। हम सबको पता था एटम, अगर ये कोई एटम है, जैसे कार्बन का एटम है ये, राइट, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, हम सबको पता था कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। राइट। थॉमसन कह रहा है इस एटम के अंदर कुछ नेगेटिव है। राइट। कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर। राइट। तो एक बात ऑब्वियस है, अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो लिख रहा हूं मैं, न्यूट्रल है। राइट। और कोई कहता है इसके अंदर नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में एक बात आएगी कि इसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है, तभी तो ये न्यूट्रल है। राइट। अगर इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव होता तो यहां नेगेटिव चार्ज आना था। ओके। अब अगर ये न्यूट्रल है और आप श्योर हो कि इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो पक्का इसके अंदर कुछ पॉजिटिव भी है। ओके। इसी उत्सुकता ने, इसी क्यूरियोसिटी ने हमें आगे बढ़ाया और हम एनोड रे के पास गए। राइट। एनोड रे पे काम करते करते, एनोड रे पे कौन काम कर रहा था, गोल्डस्टीन जो कि थॉमसन का ही स्टूडेंट था। गोल्डस्टीन थॉमसन के अंडर पीएचडी कर रहा था, थॉमसन के अंडर पढ़ रहा था। राइट। उसी गोल्डस्टीन ने, जो थॉमसन का स्टूडेंट था, उसी गोल्डस्टीन ने एनोड रे का पता किया, प्रोटॉन का पता किया। अब वो प्रोटॉन का पता कैसे किया, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हमें पहले एनोड रे पढ़नी है। ओके। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को खोजा। ओके। उस प्रोटॉन का ख्याल कैसे आया, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। राइट। क्योंकि एटम न्यूट्रल है, उसके अंदर नेगेटिव है, तो पक्का कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है। चलो देखो बच्चों,
एनोड रे, ये आई थिंक 1886 की बात है, 1879 1886 अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या 1886। ओके, ये मैंने कंफर्म करके तब बताया आपसे 1886। कितने साल बाद? 1879, राइट, मतलब लगभग 7 साल बाद। हम 7 साल तक यही सोचते रहे क्या है इसके अंदर, क्या है। ओके, इसका जवाब गोल्डस्टीन ने दिया, तब वो एनोड रे पे काम कर रहा था। तो पहले हमें समझना है कि एनोड रे क्या होती है, राइट। जैसे कैथोड रे आपने बहुत अच्छे से समझा, मुझे आशा है, वैसे ही आपको एनोड रेज के बारे में जानना है, एनोड रे क्या होती है। देखो बच्चों, ये क्रूक्स ट्यूब है, क्रूक्स ट्यूब समझना बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आता है। ये 2 इलेक्ट्रोड है, एक को हमने कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, ये कैथोड बन गई, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, और हाई वोल्टेज दिया, ये एनोड है, राइट, ये कैथोड है। ओके, ये कैथोड है और ये एनोड है। डन। ओके, हमने इनको बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी विद हाई वोल्टेज, वही 10,000 से 20,000 किलो वोल्ट की बैटरी लगाई। सोचिए आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है वो 6 वोल्ट की है, राइट, यहां हम 10,000 से 20,000 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं। ये कितना हाई वोल्टेज है। ओके, और फिर हमने वही किया, यहां से एयर को बाहर निकाला विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। ये जो मैं बनाता हूं ना, ये वैक्यूम पंप नहीं है, ये दिखाता है कि इसको ऐसे खोलेंगे, हवा खींच लेगा कोई पंप, फिर इसको बंद कर देंगे, राइट। पंप कुछ और नहीं बल्कि मोटर है हमारी, जैसे मोटर पानी खींचता है, राइट, घरों में जो मोटर होता है, वैसे ही ये मोटर यहां से हवा खींचेगी, राइट। हवा को बाहर निकलने के बाद इन दोनों में इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि इनके बीच जो चीज दीवार बनी हुई थी हमने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों। ओके, तो अब तक सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कैथोड रे में चल रहा था, बट इस बार कुछ बदलाव किए गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने क्या बदलाव किए? इस कैथोड को वो यहां से यहां ले गया, राइट, कैथोड को यहां से यहां ले गया और इसके बीच में गैप बना दिए, इसके बीच में गैप बना दिए, परफोरेटेड मतलब बीच में जगह छोड़ दी, होल छोड़ दिए। ठीक है, ओके। अब जरा देखो, यहां से निकलकर कैथोड यहां जा रही थी, पिछले कैथोड रे की बात करूं तो यहां पे हमें क्या दिख रहा था? फ्लोरिसेंस, चमक दिख रही थी, स्पार्क दिख रहा था, राइट। ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व किया गोल्डस्टीन ने एट दिस साइड। इस साइड उसने क्या लगाया? इस साइड उसने लगाया जिंक सल्फाइड, जो लास्ट टाइम यहां लगा हुआ था। जिंक सल्फाइड से जब कैथोड टकरा रही थी तो स्पार्क क्रिएट हो रही थी, वहां लाइट दिख रही थी, हमें चमक दिख रही थी, राइट, हल्की हल्की स्पार्किंग नजर आ रही थी, वहां पे हमें ग्रीन कलर दिख रहा था, ओके, चमकता हुआ। इस बार यहां पे भी हमें वो चमक दिखाई दी। इसका मतलब सिर्फ चीजें यहां से यहीं नहीं जा रही, बल्कि इस साइड भी आ रही है। इस बात से हमारे गोल्डस्टीन साहब ने यह अंदाजा लगाया, राइट। और यहां से यहां आने वाली चीजों को, जो उसे दिख रही थी कि यहां से यहां पे भी कुछ चीजें आ रही हैं, इसको नाम दिया एनोड रेज। अब तक तो आपको सब कुछ वैसा लग रहा होगा जैसा पहले आपने पढ़ा है, राइट, बट इसकी कहानी, आगे की कहानी कैथोड से बहुत अलग है, राइट, कैथोड रेज से बहुत अलग है। देखिए बच्चों, फिलहाल आपको वैसा ही सब कुछ लग रहा है कि जैसे कैथोड से रेज जा रही थी वैसे एनोड से आ रही है, राइट। एनोड रे पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हमें कैसे पता लगा? हमने जब ये रेज आ रही थी तो एक बाहर से एक बैटरी लगा दी, राइट, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव, तो हमने देखा ये नेगेटिव के साइड मुड़ गई। कौन? एनोड रेज। अगर ये नेगेटिव के साइड मुड़ गई तो हम श्योर थे कि हमारी एनोड रे पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उस पे अगर वो नेगेटिव के साइड टर्न ले रही है तो पक्का एनोड रे पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे हमने कैथोड पे पता लगाया था। कैथोड किसके साइड मुड़ी थी? कैथोड पॉजिटिव के साइड मुड़ी थी, राइट। तो हमने कहा था कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। कैथोड पे नेगेटिव था, एनोड पे पॉजिटिव है। यहां तक भी आपको कुछ अलग नहीं लग रहा होगा, बट अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है।
कैथोड रे कैथोड से जनरेट होती है, बट एनोड रे एनोड से जनरेट नहीं होती। यह बात बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड रे कहां से बनी थी? कैथोड से। एनोड रे एनोड से नहीं बनती, पहली बात। राइट, एनोड रे एनोड से नहीं बनती। ऐसा लगता है कि एनोड रे एनोड से बनती है, राइट, बट एनोड रेज एनोड और कैथोड के बीच में तैयार होती हैं। ओके, एनोड और कैथोड के बीच में तैयार होती हैं। इस बात को समझने के लिए आप देखें, मैं इसको हटा रहा हूं पूरे को। देखो एनोड रे कैसे जनरेट होती है बच्चों। एनोड रे कैथोड और एनोड के बीच में बनती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, कैथोड और एनोड के बीच में। ये हमारी कैथोड थी, यहां ये कैथोड थी, यहां उसको बीच से हमने स्पेस दे दिया था जिसमें से एनोड रे क्रॉस होकर आगे जाए और हमें पता लगे कि वो यहां पे स्पार्क क्रिएट करे, तो हमें पता लग जाए कि वहां से निकलकर कुछ यहां आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये एनोड रे एनोड से नहीं बनी। ध्यान से देखना, मान लो यहां पे कोई गैस है H2, ये H2 लिखा है, H2 कोई गैस है, H2 गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। ये नहीं कहोगे कि सर वैक्यूम पंप लगाया था। अरे वैक्यूम पंप तो लगाया था, बट वैक्यूम पंप सारी गैस को बाहर नहीं निकालता, कुछ मॉलिक्यूल्स वहां रह जाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एनोड रे सॉरी कैथोड रे कैथोड से जनरेट होती है। कैथोड रे जैसे ही आगे बढ़ी वो हाइड्रोजन से टकराई, इन मॉलिक्यूल से टकराई। ये मॉलिक्यूल है, राइट, हाइड्रोजन का, ये कैथोड है। कैथोड आई, मैं कैथोड की बात कर रहा हूं, एनोड की नहीं, राइट। एनोड तो अभी बनेगी। ये कैथोड आई, ये H2 के मॉलिक्यूल थे ट्यूब के अंदर, क्रूक्स ट्यूब के अंदर। जैसे ही कैथोड रे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराई, कैथोड रे हैव आयनाइजिंग प्रॉपर्टी, कल हमने पढ़ा है, राइट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वो जैसे ही इससे टकराएगी इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी। इलेक्ट्रॉन कैथोड के साथ आगे बढ़ जाएंगे, राइट, पीछे रह जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? आगे। इलेक्ट्रॉन निकलकर आगे चले गए। मैं यहां बना रहा हूं, हाइड्रोजन ये था, कोई आया, इसके इलेक्ट्रॉन निकालकर आगे ले गया। अब जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। भाई मेरे पास ये है, ये न्यूट्रल है, राइट, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले बराबर थे, अब कौन ज्यादा है? प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं, राइट। तो जैसे ही वो इससे टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। इलेक्ट्रॉन कैथोड के साथ आगे चल पड़ता है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड H2 पॉजिटिव, इन सबसे कैथोड टकराई और ये पॉजिटिव बन गए। H2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन पार्टिकल किसके साइड जाएंगे? एनोड के साइड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, या कैथोड के साइड जिस पे नेगेटिव चार्ज है? ऑब्वियसली ये कैथोड के साइड जाएंगे, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये H2 पॉजिटिव एनोड के साइड चलने लगे। आई एम सॉरी, मैं फिर गलत बोल रहा हूं, कैथोड के साइड चलने लगे एनोड से निकलकर। ऐसा लग रहा है कि कुछ एनोड से निकलकर कैथोड के साइड जा रहा है, राइट, कुछ पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की साइड जा रहा है। बट द फैक्ट इज दैट ये जो पॉजिटिव हमें दिख रहे हैं, जो नेगेटिव के साइड जा रहे हैं, ये कैथोड और एनोड के बीच में जनरेट हुए हैं। राइट बच्चों, आई होप ये बात क्लियर है, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो ये एनोड रेज हैं, ये एनोड रेज एनोड से जनरेट नहीं होती, बल्कि कैथोड जब किसी से टकराता है तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालकर एनोड के साइड ले जाता है, और जब उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो पॉजिटिव बन जाता है, और वो पॉजिटिव फिर नेगेटिव की साइड चलने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की साइड जा रहा है, बट रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है कि वो कैथोड और एनोड के बीच में बनता है, कैथोड और एनोड के बीच में बनता है। तो ये है कहानी एनोड रेज की, राइट। ओके, अब जरा देखो बच्चों, एक और बात समझें, मैं इसको हटाता हूं। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि एनोड रेज कहां बन रही है, राइट। अब एक बात सोचिए बच्चों, हमने पहले यहां हाइड्रोजन गैस ली, अगली बार ऑक्सीजन गैस ली, फिर नाइट्रोजन गैस ली। एक बार इसमें हाइड्रोजन गैस थोड़ी बहुत, पहले हाइड्रोजन गैस भर दी फिर निकाल दी,
वैक्यूम पंप से, पर थोड़े बहुत हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रह गए। ओके, अगली बार हमने ऑक्सीजन गैस भरी, फिर निकाल दी, तो थोड़े बहुत ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रह गए, राइट। फिर उससे नेक्स्ट टाइम नाइट्रोजन भर दी, फिर नाइट्रोजन को वैक्यूम पंप से निकाल दिया, थोड़े बहुत नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल रह गए। ठीक है बच्चों, तो अब एक बात बताओ, क्या E/M हर बार सेम आएगा? E/M हर बार सेम आएगा? मेरा सवाल समझ में नहीं आया शायद आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने कल या लास्ट लेक्चर में कैथोड रेज जनरेट की थी, कैथोड रेज, तो कैथोड रेज का E/M हमेशा 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम या 8 कूलम पर ग्राम ये आया था। क्या एनोड रेज किसी भी सब्सटेंस से बने उसका E/M सेम रहेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि चार्ज बाय मास, मास हर बार अलग अलग होगा। एक बार आपने हाइड्रोजन गैस ली तो हाइड्रोजन का मास आएगा, राइट। अगली बार ऑक्सीजन गैस ली तो ऑक्सीजन का मास। एनोड रे किससे मिलकर बनी हुई है? ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन पॉजिटिव O2 पॉजिटिव से, हाइड्रोजन के केस में वो H2 पॉजिटिव से मिलकर बनी हुई है, N2 के केस में वो N2 पॉजिटिव से मिलकर बनी हुई है। तो हर बार, क्योंकि H2, O2 और N2 का मास अलग अलग होता है, तो जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो कैथोड की तरह हर बार सेम नहीं आएगा। गोल्डस्टीन ऑब्जर्व कि चार्ज बाय मास रेशियो अलग अलग आ रहा था जब अंदर गैस का नेचर या गैस अलग भरी जाती थी तब। ओके, राइट, आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। ओके, तो कैथोड के केस में हर बार E/M सेम आया, बट एनोड के केस में, एनोड रेज के केस में जिन पार्टिकल से मिलकर एनोड रे बनी हुई थी उनका E/M हर बार अलग अलग आया। वो डिपेंड कर रहा था कि अंदर कौन सी गैस है, राइट। उसी के आधार पे हमने देखा कि E/M आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है बच्चों, राइट। तो हाइड्रोजन के केस में, अब सुनना मेरी बात, हाइड्रोजन के केस में हमने जब E/M निकाला और फिर उसका मास निकाला, जब हाइड्रोजन हमने गैस भरी तब उसका E/M निकाला और जब उसका मास निकाला तो वो मास सबसे कम आया। तो हमने कहा यही सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। आई रिपीट, हमने E/M निकाला किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, राइट। ओके, और E/M के बाद E निकालना मुलिकन ने सिखा दिया, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वहां से हम E निकाल सकते थे। E आ जाता तो हम E/M हमारे पास है, मास आ जाता। तो हमने देखा हाइड्रोजन के केस में मास सबसे कम आया, राइट। तो हमने कहा ये जो इस बार हमारा मास आया है, ये मास उस सबसे छोटे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का है, सबसे छोटे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। ओके, तो E/M एक तो सेम नहीं आएगा, बट सबसे कम जब E/M आया, सॉरी मास आया, हमने कहा यही वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जो सबसे छोटा है, और इसी को हमने प्रोटॉन नाम दिया, प्रोटॉन। हाइड्रोजन के केस में जो E/M आया वो आया था 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम, राइट। हाइड्रोजन के केस में अच्छा, जो इसका E आया भाई, एनोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि हर केस में एनोड रे अलग अलग आ रही थी, नाइट्रोजन के केस में अलग आ रही थी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो E जो मिला हाइड्रोजन के केस में, वो चार्ज जो मिला उस एनोड रे के पार्टिकल पे, वो बिल्कुल उतना था जितना इलेक्ट्रॉन पे था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस फर्क इतना है कि कैथोड रे के केस में, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन कहा था, उस पे जो चार्ज था वो नेगेटिव था और यहां पॉजिटिव है। कूलम की फॉर्म में जो हमें चार्ज मिला, वो सॉरी, कूलम की फॉर्म में जो हमें चार्ज मिला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन एनोड रे जो हाइड्रोजन गैस से मिली थी हमें, उसका चार्ज और कैथोड रे का चार्ज सेम था। बस फर्क इतना था कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज थी, एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज है। ओके बच्चों, इस तरीके से हमने पता लगाया
उस सबसे छोटे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का, जिसको हमने प्रोटॉन नाम दिया, राइट। उससे हमने मास निकाला और ये मास इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा था। प्रोटॉन पे मास इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा था। आई होप आपको प्रोटॉन समझ में आ गया। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। आपने क्या लिया, क्रूक्स ट्यूब ली, क्रूक्स ट्यूब में अलग अलग गैसेस डाली, हर बार E/m अलग अलग आया। किसका E/m? एनोड रेज का, राइट। इसका मतलब एनोड रेज, जब हम गैस बदलते हैं तो एनोड रे का बिहेवियर, कैरेक्टर भी बदल जाता है। हमने E/m निकाला, m निकाला, और सबसे कम जो m आया, राइट, वो उस पार्टिकल को हमने प्रोटॉन कहा। ये कहा ये वो सबसे हल्का पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, राइट, जिसपे उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। बस फर्क इतना है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, चार्ज दोनों पे अपोजिट है, राइट। मास प्रोटॉन का कहीं ज्यादा है। अब यहां से प्रोटॉन का मास निकाल सकते हैं। ओके, E/m आपको पता है, E पता है, यहां से हम प्रोटॉन के मास तक पहुंच सकते हैं। देखिए बच्चों, एनोड रे के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधे जाकर फ्लोरेसेंस स्पार्क क्रिएट किया उन्होंने। ओके, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। यस, ये भी मटेरियल पार्टिकल से बनी है। आप समझ सकते हैं ये, इसका पता हमें कैसे लगेगा, अगर इसके रास्ते में भी हम कोई व्हील, कोई हल्का कागज लगा दे तो कागज घूमने लग जाएगा, जिससे पता लगता है कि वो वेव नहीं है बल्कि मटेरियल है कुछ उनके अंदर, राइट। वेव्स किसी चीज से टकराकर उसे धकेलती नहीं है। ओके, वेव और मटेरियल में ये फर्क है, मटेरियल जिससे टकराता है उसे धकेलता है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। यस, E/m रेशियो इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस के लिए E/m रेशियो अलग अलग था, क्योंकि अलग गैस होगा तो कैथोड जब उससे टकराएगी तो पॉजिटिव बनेगा, और उस पॉजिटिव का मास अलग होगा अलग अलग गैसेस के लिए। वैल्यू ऑफ चार्ज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी। यस, प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। जैसे कोई गैस है, मेरे पास मान लो X गैस है, जब इससे कैथोड टकराती है तो ये +1 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। एक गैस ऐसी है जो बड़ी जल्दी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो जब कैथोड इससे टकराएगी तो मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका चार्ज और इसका चार्ज अलग अलग होगा, राइट। तो यहां पे वैल्यू ऑफ चार्ज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। द मास ऑफ एनोड रे और ऑल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये आपको पता है, अलग अलग गैसेस के केस में जो एनोड रेज बनेगी उनका मास भी अलग अलग होगा, राइट। बट अच्छी बात ये थी कि हमने अलग अलग गैसेस ली, राइट। और जब हमारा चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आया, तब जब हमने उस क्रूक्स ट्यूब में हाइड्रोजन भरी, राइट, तब हमने देखा कि उसका E/m कितना आया था, इंटू 10⁻⁴ 9.7 आई थिंक ग्राम। तो यहां से हमने मास निकाला, और वो मास, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज बोर मत होइए, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसका मास 1.6 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, प्रोटॉन की मैं बात कर रहा हूं, राइट, इतने ग्राम होता है वो पार्टिकल हमने देखा सबसे हल्का पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, राइट। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन उससे हल्का है, बट वो पॉजिटिवली चार्ज्ड नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हमने हाइड्रोजन के केस में पाया कि हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मिला जिसका मास सबसे कम है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल में से, ठीक है, और उसको हमने प्रोटॉन कहा। और उस प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज था जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, राइट। फर्क इतना था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और इस तरीके से हमारे थॉमसन के स्टूडेंट गोल्डस्टीन ने हमें रूबरू करवाया प्रोटॉन से, ओके, एनोड रेज की स्टडी करते करते। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, आई एम सॉरी, वो 9.7 नहीं, 9.58 इंटू 10⁻⁴ था कूलम पर ग्राम E/m हाइड्रोजन के केस में एनोड रेज का, ठीक है, मेरी लाइन समझ में आ गई। E/m एनोड रेज का कितना था, 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम इन केस ऑफ हाइड्रोजन,
because as the gas changes E by m also changes in case of anode rays. कैथोड के केस में E by m सेम रहता है क्योंकि हर बार कैथोड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनती है। सॉरी अगर मैंने आपको पका दिया तो, पर खैर हम अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है जरा देखो बच्चों, 10th में आपने पढ़ा है कि एटम होता है, राइट, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो चीजें होती हैं, राइट। हालांकि अभी तक हमने न्यूट्रॉन को नहीं देखा है अपनी इस यूनिट में, बट रेडियो एक्टिविटी के बाद हम न्यूट्रॉन को ही देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन को ही देखेंगे। तो देखिए बच्चों, खैर पहले हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा है बीटा रेज से रिलेटेड। ओके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके घूमते रहते हैं। कुछ एटम के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, मतलब कुछ एटम के न्यूक्लियस जैसे हैं उससे खुश नहीं रहते और वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशन निकालते रहते हैं, रेडिएशन निकालते रहते हैं। सारे नहीं, कुछ एटम के न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम के, जैसे फ्रेंसियम के, ऐसे सब्सटेंसेस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, राइट, जो रेडिएशन निकाले। और ये पूरा फिनोमिना कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। ओके, रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से कुछ एटम के न्यूक्लियस रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं, राइट, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से कुछ निकालते रहते हैं, राइट। वो जो कुछ निकालते हैं वो कभी कभी हमें चमकता हुआ दिखता है, राइट। ऐसा नहीं है कि हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चमकता ही है, बहुत ज्यादा चमकेगा ही। कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पता भी नहीं चलता बट उनमें से रेडिएशन निकलती रहती है। ओके, वैसे आपने अपने किसी घड़ी में रेडियम देखा होगा, रेडियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ओके, खैर रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सब सब्सटेंस हैव वेरी अनस्टेबल न्यूक्लियस, राइट, सो दे स्पॉन्टेनियसली वर्ड का मतलब होता है अपने आप, सो दे स्पॉन्टेनियसली रेडिएट रेडिएशंस। Those substances are called radioactive substance and the phenomena is called radioactivity। ठीक है, देखिए तो बच्चों, जब ये रेडिएशन रिलीज करते हैं, देखो जैसे मान लो यहां पे मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको ऐसे डब्बे में रखा जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को। क्यों? क्योंकि रेडिएशन चारों तरफ निकालेगा वो, राइट। तो ये कुछ रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होती है, कैंसर क्रिएट कर सकती है, राइट। तो हम एक ऐसे डब्बे में इसे रखते हैं ताकि यहां से रेडिएशन निकले तो वो ये डब्बा उसे एब्जॉर्ब कर ले, चारों तरफ फैलाए नहीं, राइट। तो बच्चों यहां से रेडिएशन बाहर निकली, सपोज वहां हमने एक प्लेट लगा दी, दो प्लेट लगा दी, आई एम सॉरी, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली। हमने देखा कुछ रेडिएशन पॉजिटिव की साइड मुड़ गई, कुछ नेगेटिव की साइड मुड़ गई, कुछ सीधी निकल गई। जो पॉजिटिव के साइड मुड़ी वो नेगेटिवली चार्ज थी, राइट। ये जो रेडिएशन इस साइड मुड़ी जो नेगेटिवली चार्ज थी, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इनको हमने बीटा रेज नाम दिया, बीटा रे, राइट। ये जो नेगेटिव के साइड मुड़ी इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अल्फा रेज है, और जो सीधे निकल गई उन पे कोई चार्ज नहीं है और ये गामा रेज कहलाई। ओके, तो याद रखना बच्चों, बीटा रेज क्या होते हैं? द रेज विच हैव नेगेटिवली चार्ज्ड, विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। Alpha rays are nothing but are positively charged and gamma rays have no charge। वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी की तरफ नहीं मुड़ेगी, सीधी चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस तरीके से रेडिएशन रिलीज करते हैं। अच्छा, एक और बात, जो ये अल्फा रेज हैं, अल्फा रेज, इनमें क्या है? इनमें अल्फा पार्टिकल है। अब ध्यान से सुनना बच्चों ये वर्ड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट it is a nucleus of helium। it is a nucleus of helium। अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं बल्कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब आप कहोगे सर हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं और इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन। आगे पढ़ेंगे, इसमें 2 प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन भी है, 2 न्यूट्रॉन, राइट। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बच गया हीलियम का न्यूक्लियस,
राइट, हीलियम का न्यूक्लियस, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का एटम था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, सिर्फ न्यूक्लियस। तो ये है हमारा अल्फा पार्टिकल। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई तो आगे जब बात आएगी तब हम इसका जिक्र करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो आप कहोगे अल्फा पार्टिकल को देखना है तो हीलियम के न्यूक्लियस को देख ले। हीलियम के न्यूक्लियस में टोटल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 चीजें हो गई। तो इसका मास नंबर पता है ना, वैसे आगे इसमें भी पढ़ेंगे, हमने पहले भी बात की है। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हीलियम का मास नंबर हो गया 4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और इसका एटॉमिक नंबर यहां लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 2, ये है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम ऑफ न्यूक्लियस, राइट, सॉरी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ओके, राइट। देखिए बच्चों, बीटा रे की बात करें तो बीटा रे कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन है। बीटा रेस बीटा पार्टिकल से मिलकर बनी है, और बीटा पार्टिकल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को देख लो, राइट। इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 लेते हैं और उस पर चार्ज होता है -1, तो बीटा को आपको ऐसे दिखाना है -1 0, मास 0 लेते हैं, होता नहीं पर लेते 0 है, ना के बराबर हम कंसिडर नहीं करते, और चार्ज -1 होता है। तो बीटा इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, अल्फा इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रॉन के पास। बच्चों आगे से बढ़ने से पहले एक बार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को देखने से पहले एक बार आप मास नंबर की बात कर लेते हैं। जैसे हमने अल्फा पार्टिकल की बात की, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कंफ्यूज हो जाओ इसमें, तो पहले मास नंबर की बात कर लेते हैं। देखो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है किसी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का अमाउंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नथिंग बट कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इसे मास नंबर कहते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि एटॉमिक नंबर से क्या मतलब है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इससे क्या पता लगता है? तो एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाते हैं, जिसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसलिए है क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है। याद रखो, इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं, राइट, बट प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं हो सकते। अगर प्रोटॉन कम ज्यादा हो गए तो वो नहीं रहेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, सपोज आपने एक प्रोटॉन इसे और दे दिया। अच्छा, प्रोटॉन को मैं हमेशा यहां लिखूंगा नीचे की साइड। सपोज आपने एक प्रोटॉन इसे दे दिया और दे दिया, तो ये बन गया 7 प्रोटॉन। अब मैं ये गलत लिख रहा हूं क्योंकि अब ये कार्बन है ही नहीं, अब ये नाइट्रोजन है। ठीक है, राइट। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, जैसे हीलियम है, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन है। ओके, मास नंबर इसका 4 है, मास नंबर 4 है मतलब 2 तो प्रोटॉन हो गए प्लस 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा, जो ये लिख रहे हैं हम, ये उसके न्यूक्लियस का हाल बता रहा है। उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, टोटल 4 चीजें हैं, तो 2 तो प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन है। ओके, राइट। अगर जैसे मैंने कार्बन को लिखा, कार्बन को 6 12 6 13 6 14, शायद आपको याद होगा हमने इनको आइसोटोप्स कहा था। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो, राइट। इनका मास नंबर क्यों अलग अलग है? 6 एटॉमिक नंबर है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, बट इनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन अलग अलग है। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है, राइट, 6 प्रोटॉन है, तो बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? टोटल 14 है, तो 6 तो प्रोटॉन हो गए, 14 में से 8 न्यूट्रॉन है। इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तभी तो 12 है मास नंबर। इसमें 6 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन, तभी तो मास नंबर 13 है, राइट। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं। देखिए, जैसे आपने कोई रिएक्शन दिखाई, कार्बन नाइट्रोजन ऐसे दिखाया, इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर 12 और इसका 14 मान लो। ठीक है, ये दोनों आपस में मिले, ये बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराए। तेजी से क्यों टकराए? धीरे से टकराते
तो इन दोनों के प्रोटॉन नहीं मिलते। याद रखो बच्चों, प्रोटॉन को कम ज्यादा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अगर वो हल्के से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो यहां वहां हो सकते हैं, बट प्रोटॉन अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन और इसके प्रोटॉन को मिलाने के लिए हमने इन एटम्स को बहुत ज्यादा एनर्जी से टकराया, राइट। हमने बहुत तगड़ा कोलिजन किया इन दोनों को विद अ वेरी हाई एनर्जी, तो उनसे ये बन गया 13 का, इसका जो मास नंबर है वो 13 हो गया, राइट। अब अगर मास नंबर 13 हो गया तो ये क्या होगा, अब ये क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, ये एल्यूमिनियम बन जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का मास एटॉमिक नंबर 13 होता है, राइट। अब ये ना कार्बन रहा ना नाइट्रोजन रहा, ठीक है। मास टोटल सम अगर मैं बात करूं 6 2, अब इसका मास नंबर 26 होगा। तो जब कोई दो चीजें बहुत तेजी से टकराती हैं तो उनके प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बट एक चीज नोटिस करने वाली है, टोटल मास, टोटल जो मेरा एटॉमिक नंबर है और टोटल मास नंबर है वो यहां से यहां चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टोटल जोड़ में देखूं तो 13 है, यहां पे भी 13 है, राइट। यहां पे 26 है तो यहां पे भी 26 है। ऐसा कब होता है, जब बहुत तेजी से दो पार्टिकल टकराते हैं तो उनके न्यूक्लियस के प्रोटॉन भी यहां वहां हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह या आपस में मिल जाते हैं, राइट। ऐसा ही किया और इसी से हमें न्यूट्रॉन मिला। 1932 में चैडविक ने ऐसा किया। थॉमसन का स्टूडेंट था गोल्डस्टीन, जिसने प्रोटॉन खोजा। गोल्डस्टीन का स्टूडेंट था चैडविक। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का टीचर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टीचर, ठीक है बच्चों। तो 1932 में देखिए चैडविक ने क्या किया। 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बंबार्डमेंट की। बेरिलियम पर, मैं नीचे लिख रहा हूं अल्फा पार्टिकल। अब प्लीज बच्चों को ये नहीं कहेगा सर अल्फा पार्टिकल, अगर मैं आपसे क्लास में होता तो पूछता अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो आई होप आप पक्का जवाब देते। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम मतलब He, इसका एटॉमिक नंबर 2, राइट। ये 2 ना चार्ज भी दिखाता है भाई, 2 क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, राइट। और यहां 2 न्यूट्रॉन भी है इसके साथ साथ, जिन पे कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका मास नंबर 9, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 4, राइट। न्यूट्रॉन कितने हैं, 5, तभी तो 9 हुआ है मास नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो होते हैं मास नंबर। मास नंबर 9 है, 4 प्रोटॉन है तो 5 न्यूट्रॉन मिलेंगे इसमें। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ये है, जब अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम से बहुत तेजी से टकराया, जब ये इससे बहुत तेजी से टकराया बच्चों, तो हमें ये मिला, एक तो कार्बन मिला, राइट। कार्बन मिला जिसका मास नंबर 12 था, प्लस एक और ऐसी चीज मिली जिसपे कोई चार्ज नहीं था, देखो मैंने यहां 0 लिखा है, राइट। जिसपे कोई चार्ज नहीं था बट उसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना ही था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। उसका जो मास नंबर था नई चीज का वो 1 था। ओके, आई रिपीट, 1932 में चैडविक ने अल्फा पार्टिकल को तेजी से बेरिलियम पे मारा, राइट। जब वो तेजी से बेरिलियम से टकराया तो वहां मुझे एक कार्बन का एटम मिला प्लस एक ऐसी चीज मिली जिसपे कोई चार्ज नहीं था, राइट। बट उसका मास 1 था। 1 मतलब उसका मास प्रोटॉन जितना था, ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना, राइट। हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है जो हमें आगे जाकर पता लगा, बट उस टाइम हमें लगा कि हमें प्रोटॉन ही मिला है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, राइट। बट उसका मास बिल्कुल प्रोटॉन जैसा है। हमने कोई चार्ज ना होने की वजह से उसे नाम दिया न्यूट्रॉन। इस तरीके से हमें न्यूट्रॉन मिला बच्चों, ठीक है। तो एटम के अंदर 1808 और 1932, 1808 में डोल्टन ने कुछ बताया और 1932 में हमने डोल्टन को पूरे तरीके से गलत प्रूव कर दिया। हमने कहा एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, ठीक है बच्चों। अब जो आगे की कहानी है वो होगी कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर होते कहां हैं,
राइट। अब इसके लिए नई जंग स्टार्ट हो गई, थॉमसन दोबारा से आएगा हमारी लाइफ में कुछ और बताने, राइट बच्चों। तो लास्ट जाते जाते एक बार मैं एक टेबल बना देता हूं जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास है, वो देखिए। सबसे पहले आया इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने हमारी हेल्प की, जिसका मास था या है सॉरी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, अगर ग्राम में रखोगे तो -28 आएगा। चार्ज की अगर हम बात करें तो हम इस पे -1 चार्ज मानते हैं, -1। कूलम की बात करें तो कूलम में ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना इतने कूलम को ही हम -1 कहते हैं, ठीक है। मास हो गया, चार्ज हो गया, बस। फिर उसके बाद आया कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस पे चार्ज होता है +1। इस +1 को अगर मैं कूलम में लिखूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर आया न्यूट्रॉन 1932 में, जिसका मास ऑलमोस्ट इतना ही होता है 1.6, आगे जाकर 7, यहां 7 आता है, यहां 9 आता है, मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ये हल्का सा भारी है न्यूट्रॉन, -27 किलोग्राम। इस पे 0 चार्ज था तो कूलम के हिसाब से भी ये 0 ही रहेगा। ये था इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की कहानी। फंडामेंटल पार्टिकल्स मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। ये बाकी 2 तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट इस ब्रह्मांड में हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा। आई एम सॉरी, एक एक्सेप्शन है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।